विहान ने अपना मुंह खोला चीखने के लिए, लेकिन कुछ बिच्छू सीधे उसके होंठों के बीच से उसके मुंह के अंदर घुस गए। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। विहान की आंखें लगभग बाहर निकलने को थी। गला अंदर से फटने को तैयार था। वो जमीन पर छटपटाने लगा। उसके हाथ बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। अब उसकी नाक से खून बहने लगा था। चेहरा नीला पड़ चुका था। विहान ने उस पल में अपने आप को शांत करने की कोशिश की और ध्यान लगाकर मंत्रों को पढ़ते हुए एक तेज झटके से खुद को उठाया। उस झटके में विहान सीधे आगे गिरा और सामने की मेज से टकरा गया। मंत्रों के प्रभाव से विहान वापस भविष्यवाणी मंडली के उसी छोटे से प्राइवेट रूम में आ गया था, लेकिन उसका गला अब भी दुख रहा था, जैसे कोई बिच्छू अभी भी वहीं फंसा हो। विहान जानता था कि अगर सही समय पर वो ध्यान से वापस नहीं लौट पाता तो आज भविष्यवाणी मंडली के उस कमरे में उसकी लाश पड़ी होती, क्योंकि ध्यान में होने वाली चीज रियल में भी होती है। विहान ने पानी का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में पूरा खत्म कर दिया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थी। सपने का पहला हिस्सा तो अलका के पति को ढूंढने से जुड़ा था, लेकिन दूसरा हिस्सा जैसे किसी ने सीधे उसे ही दिखाया हो। फिर से वही सपना। ये मंदार का ही काम होगा। ये मंदार तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। विहान ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करते हुए सोचने लगा। सोचो विहान, महल, कीड़े, पहाड़ पहाड़, वो जगह कहां थी? वो टूटा फूटा महल, वो कीड़े। विहान को याद आया कि डायरी में पुराने विहान ने लिखा था कि उन्होंने किसी पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन सभ्यता के बारे में सीखा था। हाँ, याद आया, हिमालय के पहाड़ों में कालप्रिया देवी के कुछ अवशेष हैं। शायद विहान की डायरी में भी लिखा था कि कालवेद को हिमालय की किसी पर्वत श्रृंखला में छुपाया गया है। इन सब का आपस में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। विहान की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे सारे सुराग एक साथ जुड़ गए हो। एक अजीब सी शांति उसके अंदर छा गई, लेकिन तभी उसे अलका की चूड़ी याद आई, जो अब भी उसके हाथ में थी। वो अपनी क्लाइंट को इंतजार करवा रहा था। विहान जल्दी से भविष्यवाणी मंडली के उस कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागा, जहां अलका खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी चाय अब तक ठंडी हो चुकी थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, उसका पति कहां है? विहान के कदमों की आहट सुनकर अलका पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, क्या आपको कुछ पता चला? विहान ने चूड़ी वापस करते हुए कहा, शायद हाँ। अलका ने अपनी चूड़ी को हाथ में लेकर पहले चूमा, फिर उसे पहन लिया। अब उसने विहान की तरफ देखा और पूछा, बताइए, कुछ पता चला? विहान ने उसके चेहरे को गौर से देखा। आपके पति एक बहुत बुरी दुर्घटना का शिकार हुए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और इस वक्त आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं। अलका का मुंह खुला रह गया। उसने झट से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं अभी अभी घर से आई हूं। विहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन आपको आए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। आप मेरा विश्वास कीजिए। अलका को अब भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, मैंने उस रिसेप्शनिस्ट की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे किसी और भविष्यवक्ता से सलाह लेनी चाहिए थी। विहान ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उसकी स्थिति को समझते हुए ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपने पति को जो सत्तू वाली पूरी दी थी वो उन्होंने खा ली थी, और जो झुमके आपने मंगवाए थे वो भी लेकर आए। विहान की बातें सुनते ही अलका की आंखें चौड़ी हो गई। आपको कैसे पता? कि अलका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सामने वाले पर विश्वास न करने की शर्मिंदगी भी। मुझे माफ करना, मैंने आपकी काबिलियत पर संदेह किया। अलका की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। थैंक यू मिस्टर दीक्षित, मैं क्या कहूं। विहान भी अलका की खुशी में खुश था। अलका ने अपनी आंखें पोंछी, अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और विहान के हाथ में रख दिए। फिर दौड़ती हुई बाहर निकल गई अपनी बग्गी की ओर। विहान ने अपने हाथ में रखे पैसों को देखा। ये तो मेरी फीस से दोगुना है। अंजलि जो रिसेप्शन पर बैठी थी, विहान को देखकर मुस्कुराई और बोली, अच्छा टिप मिला है, आप डिजर्व भी करते हैं। विहान ने कुछ सिक्के अलग किए और अंजलि के टेबल पर रखते हुए कहा, थैंक यू, सब आपकी वजह से हो पाया है। अंजलि ने खुशी से पैसे ले लिए। विहान घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन भविष्यवाणी मंडली में आया वो सपना उसके सामने बार बार आ रहा था।
अचानक वो बिस्तर से उठ बैठा। कैप्टन, चाहे या ना चाहे मुझे उस ताकत से संपर्क करना होगा। वो मंदार है या कोई और, ये मुझे खुद भी पता करना होगा, लेकिन कैसे? विहान उठ खड़ा हुआ, बिना ये जाने कि आगे क्या करना है। बस इतना पता था कि उसे कुछ करना है, कुछ भी। नींद तो अब सिर्फ रुकावट बन रही थी। उसने डेस्क से नोटबुक और पेन उठाया और अपने प्रोफेसर प्रकाश चंद्रा, जो उसके कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनके नाम एक लेटर लिखने लगा। प्रोफेसर चंद्रा, आपने कहा था कि जरूरत पड़ी तो आप मेरी मदद करेंगे। अब मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आपके पास हिमालय पर्वत श्रृंखला और कालप्रिया देवी के बारे में कोई जानकारी है, इतिहास या भूगोल से जुड़ी? जो भी आप भेज सको, बहुत आभार रहेगा। बाद में सब समझाऊंगा। धन्यवाद, विहान। विहान ने प्रोफेसर अरुण को भी ऐसा ही लेटर लिखा। दोनों लिफाफों में रखे, फोल्ड किए और डेस्क पर रख दिए। उसे भरोसा था अगर कोई उस पहाड़ और उसकी रहस्यमयी जानकारी दे सकता था तो वो यही दोनों प्रोफेसर्स थे। उसने मन ही मन सोचा, दोनों बार अपने सपनों में जहां पहुंचा उसमें पर्वत श्रृंखला कॉमन है। अगर मैं सपने में आए उस पर्वत श्रृंखला के बारे में जान गया तो शायद उस ताकत के बारे में भी कुछ पता चल जाए। पर कहीं ये पर्वत श्रृंखला वो तो नहीं जहां विहान की डायरी के अनुसार कालवेद को छुपाया गया। ये सोचते हुए विहान फिर से सोने की कोशिश करने लगा। शुक्र है कल सोमवार है और मेरी छुट्टी। विहान फिर से थकावट में लेटता हुआ सो गया, लेकिन सोने से पहले प्रार्थना की, हे देवी, आज की रात मुझे डरावने सपनों से बचा लेना। काफी देर रात सोने के बावजूद विहान घर में सबसे पहले उठा। शुक्र था इस बार कोई बुरा सपना नहीं आया। अपने कमरे से बाहर आने पर उसे मेघा दिखी, जो कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। विहान ने उसे 2 लिफाफे थमाते हुए कहा, सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम ये 2 चिट्ठी पोस्ट कर दोगी? मेघा ने उसके पजामे को घूर कर देखते हुए पूछा, आपको आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? विहान ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर मेघा को देते हुए कहा, आज मेरी छुट्टी है, लो ये टिकट के लिए। मेघा ने घूरते हुए विहान को देखा और कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं लेट हो जाऊंगी। विहान ने जल्दी से उसे गले लगाया और दरवाजे की ओर धक्का देते हुए कहा, अगर अपने भाई से लड़ती रहोगी तो लेट ही हो जाओगी, जाओ जल्दी। मेघा जा चुकी थी। उसके जाने के बाद बाकी की सुबह विहान ने मेडिटेशन और भविष्यवाणी की प्रैक्टिस में बिताई। बीनू काका के दिए नोट्स पढ़े। उन नोट्स में विहान को अमर्त्य देव के कुछ पन्ने भी मिले। उन पन्नों को पढ़ते हुए विहान को अमर्त्य देव के बारे में पता चला कि उनके पास 2 अनंतयामी के ऑप्शंस थे। एक था ज्ञानवीर, इसके पूरे सीक्वेंस थे। दूसरा था रहस्यवीर, लेकिन उसके ऊपर के सीक्वेंसेस नहीं थे। अमर्त्य देव ने ज्ञानवीर चुना क्योंकि इसके पूरे सीक्वेंस मौजूद थे। अमर्त्य देव का मानना था कि हालांकि रहस्यों की जानकारी उन्हें घर वापस लौटने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर वो ताकतवर नहीं रहे तो उन्हें बाहरी मदद की जरूरत होगी, और वो बाहरी शक्ति दयालु होगी या खतरनाक, ये किसी को नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने अपनी शक्ति पर भरोसा करना सही समझा। इन पन्नों को पढ़ते हुए विहान को एहसास हुआ कि वो और अमर्त्य एक जैसे रास्तों पर चल रहे थे। उन नोट्स को पढ़ने के बाद विहान नहा धोकर अपने उस नए शर्ट पैंट को पहनकर आईने के सामने खड़ा था, जो उसने 2 दिन पहले खरीदा था। वो उस नए कपड़े में अपने आप को आईने में निहार रहा था। अच्छा तो दिख रहा हूं। उसका नया कपड़ा उसे एकदम स्मार्ट और सजीला दिखा रहा था। विहान के लिए ये एक नया एहसास था, अच्छा लगने वाला एहसास। लेकिन उसे ये बात परेशान कर रही थी कि उसने अब तक महेश के लिए नए कपड़े और मेघा के लिए नई ड्रेस नहीं खरीदी थी। वो बहुत चाहता था कि उनके पास भी अच्छी चीजें हों, लेकिन साथ ही ये भी चाहता था कि उनका ख्याल भी ठीक से रखा जाए। हमारे पास अब तक से ज्यादा पैसे हैं, लेकिन फिर भी कभी पूरे नहीं लगते। उसने एक गहरी सांस ली, टोपी पहनी, अपनी छड़ी उठाई और भविष्यवाणी मंडली की ओर निकल पड़ा। अंजलि लॉबी में आराम से बैठी थी। जब विहान अंदर आया, उसे देखते ही वो उठ बैठी। विहान, आ गए आप? विहान अंजलि के इस उत्साह से थोड़ा हैरान हुआ। अंजलि, आप ठीक हैं? अंजलि की आंखों में चमक थी। अब मैं ठीक हूं। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मैंने आपकी सलाह मान ली, और हाँ, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रही हूं। विहान को दिव्य झलक की जरूरत नहीं थी, ये देखने के लिए
कि वो सच बोल रही थी। तभी गिरीश अंदर आया और सीधे दौड़ता हुआ विहान के सामने पहुंचा। मिस्टर विहान, आ गए आप? विहान हैरान था। क्यों न हो, आज सब पूरे गर्मजोशी से उसका स्वागत कर रहे थे। इस बार उसने चुपचाप मन ही मन ओम बोलकर अपने दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया। विहान ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि गिरीश की तबीयत अब पूरी तरह सामान्य थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा गिरीश, खासकर इसलिए क्योंकि अब आप पूरी तरह ठीक लग रहे हैं। गिरीश की मुस्कान चमक रही थी, लेकिन विहान थोड़ा हैरान था कि इतनी जल्दी तबीयत ठीक कैसे हो गई थी। गिरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही बताने में आया था। मैं एक अद्भुत हकीम के पास गया जो मेरे घर के पास ही है। उसने मुझे एक जादुई दवा दी जिसने सचमुच मुझे मौत के मुंह से खींच लिया। विहान का ध्यान एक शब्द पर अटक गया, जादुई दवा। जादुई दवा? उसने हैरानी से दोहराया। गिरीश ने गला साफ करते हुए बोला, हाँ, ऐसा ही कह लो आप। दवाई देने वाले ने कहा कि ये रत्नागिरी की पारंपरिक लोक दवा है। जो भी थी उसने मेरी बहुत मदद की। विहान ने तुरंत पूछा, उस हकीम का नाम क्या है और कहाँ मिलेगा? विहान के अचानक आक्रामक सवाल से गिरीश थोड़ा चौंका। उसका नाम ललित, सुंदरपुर में उसकी दुकान है, ललित औषधि की दुकान। विहान को अपनी जरूरी जानकारी मिल गई थी। गिरीश ने कुछ सोचते हुए विहान का हाथ पकड़ा और उसे एक कोने में ले जाकर कहा, विहान, क्या मैं आपसे एक भविष्यवाणी ले सकता हूं? इस बार पैसे देकर, जो भी कीमत हो मैं दूंगा। विहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं? गिरीश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया, और मुझे लगता है यह भविष्यवाणी आपको भी दिलचस्प लगेगी। ये एक इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। यह सुनकर विहान थोड़ा चौंका। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह मुझे किसी स्कीम में घसीटना चाहता है? विहान 2025 के ऐसे कई स्कीम्स से वाकिफ था जिसमें लोगों को ठगा जाता था। वो थोड़ा निराश हुआ और मना करने ही वाला था, लेकिन तभी गिरीश ने अपनी जेब से पैसे निकालकर विहान की तरफ बढ़ा दिए। विहान ने पूरी कोशिश की कि उसका चेहरा उत्साहित दिखे। उसने पूछा, इन्वेस्टमेंट का मौका? गिरीश ने आंख मारते हुए कहा, थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर चल गया तो जबरदस्त मुनाफा होगा। विहान ने तुरंत पूछा, और ऐसा क्या है जो इसे इतना रिस्की बनाता है? गिरीश ने धीरे से कहा, एक तो ये पहाड़ों के बीच में है। विहान की आंखों में चमक आ गई। पहाड़ों के बीच? ये तो हो ही नहीं सकता। उसे तुरंत उस सपने की याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और पूछा, कौन से पहाड़? गिरीश थोड़ा और पास आया और धीरे से उसके कानों में कहा, हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में जो पहाड़ है वहां। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की बात सुनकर विहान हैरान रह गया। उसने गिरीश को घूरते हुए देखा, जैसे वो बेताबी से ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। पहले इस कालवेद के हिमालय में छुपाए जाने की बात, फिर वो सपना, और अब गिरीश की इन्वेस्टमेंट की जगह भी वही। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। विहान की आंखें चौड़ी हो गई। वो बड़बड़ाया, ये कोई उसे फंसाने की चाल तो नहीं? तभी अंजलि ने विहान को टोकते हुए कहा, विहान, आपने अपनी भविष्यवाणी का चार्ज 8 आने से बढ़ाकर 2 रुपए तो कर दिया था, लेकिन आपने नया फॉर्म नहीं भरा था, वो भर दीजिए। अपने ख्यालों पर कॉमा लगाते हुए विहान ने अंजलि से फॉर्म लिया और उसे भरने लगा, लेकिन वो गिरीश के चेहरे के बदलते रिएक्शन को न देख सका। गिरीश दबे कदमों से विहान के पीछे आया और उसने अपने पास रखा एक खंजर निकाल लिया। अब वो खंजर उठाए विहान से बस एक कदम दूर था और उसकी आंखों में एक जुनून था, किसी को मारने का जुनून, जिससे विहान अनजान था। क्या गिरीश मंदार का भेजा कोई दूत है? क्यों आ रहे हैं विहान को ऐसे सपने बार बार? कौन है इन सब के पीछे, मंदार या विहान का कोई अपना? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और